शुरुआत ला शरीक के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। दरूदो सलाम उन पर जिनके आने से दो जहां हुए रोशन। आप देख रहे हैं मुजरिम कौन, आप सब पर सलामती हो। मैं हूं सैयद अजान शाह। जैसा कि आप जानते हैं, टीम मुजरिम कौन अपने हर प्रोग्राम में मुआशरे की एक कहानी लाती है। कहानी दरिंदगी की, सफाकियत की और रिश्तों की पामाली की। टीम मुजरिम कौन पहुंची है आज मुल्तान थाना गुलगश्त की हदूद में। और ये कहना गलत नहीं होगा कि मुल्तान उस जगह पर जो कि मुल्तान की इंतहाई मसरूफ़ तरीन शाहरा है, यहाँ कुछ दिन पहले एक ऐसा वाक़या नहीं सानिया हुआ जिसने मेरा ख्याल है कि नींदें उड़ा दी होंगी इदारों की। अगर अब भी नहीं नींदें उड़ी तो मेरा ख्याल है बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ये जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ, ये एक मुल्तान का निजी शॉपिंग मॉल है जहाँ दिन दिहाड़े एक जवान 27-28 साल शख्स को कत्ल कर दिया गया और यहाँ लोग मौजूद थे। और ये वो जगह है जिसे अगर हम रेड एरिया कहें, और रेड एरिया से मुराद रेड जोन के, यहाँ सिक्योरिटी ज़्यादा सख्त होती है। यहाँ जो हर तरीके से पुलिस का जो असर रसूख है। अगर सेफ सिटी की बात की जाए तो सेफ सिटी के भी सबसे ज़्यादा कैमराज जो हैं वो इसी जगह पर मौजूद हैं। तो आखिर ये सारा वाक़या हुआ कैसे, तफसीलात जानने के लिए, पस मंज़र जानने के लिए देखते रहिए मुजरिम कौन। जी तो नाज़रीन, ताहिर अंसारी कत्ल केस जो कि मुल्तान की एक मारूफ शाहरा पर होता है और एक 27-28 साल नौजवान शख्स जो कि अपनी बीवी के साथ एक शॉपिंग के लिए निकला था, क्योंकि कुछ ही दिन बाद उनके घर में एक शादी का एहतमाम किया गया था जो कि उनके बड़े भाई की शादी थी और उसी की शॉपिंग की जा रही थी। लेकिन वो क्या जानते थे कि जो जालिम है वो घात लगाए बैठे हैं और वो जो खुशियाँ मनानी थी उसकी जगह मतलब मातम जगह ले लेगी। इस वक्त उनके बड़े भाई मेरे साथ मौजूद है, तो उनसे जानते हैं कि आखिर ये सारा वाक़या क्या था, इसके पस मंज़र क्या था, कौन वो लोग थे, कौन वो जालिम थे जिन्होंने इनके घर पर यह क़यामत चा दी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अज़हर फरीद। अज़हर साहब, क्या मतलब ताहिर अंसारी जहाँ मतलब एक लोगों के लिए एक शख्स था, एक नौजवान शख्स था, वहाँ वो आपके लिए भाई था, बहुत कुछ था, तो क्या मामला था ये सब कुछ? सर ये बस कुछ लोग थे, ये पठान बरादरी थी, उनके साथ हमारा किसी किस्म का ना कोई झगड़ा था, ना कोई लेन ना देन, किसी किस्म का कोई ऐसी कोई बात नहीं थी। उन्होंने ऐसे ही हमारे साथ पहले ज़्यादती की कि हमारे भाई के ऊपर 302 की FIR कटवा दी। उसमें हम बाइज़्ज़त बरी हुए, हमें कानून ने बरी किया, पहले पुलिस ने। अच्छा, लेकिन यहाँ मैं आपको रोकूंगा अज़हर साहब, मतलब जो अगर जिस तरीके से पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है वैसे ही जर्नलिस्ट भी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो जो हमारे पास इत्तलात हैं उसमें यह है कि इस मर्डर से पहले, ये जो समीर मर्डर, उससे पहले भी आपके भाई पे एक 302 का पर्चा था जिसमें कोई आपका फैमिली मैटर था जो सेटल किया गया, जिसकी वजह से वो मतलब वो बाहर आ सके। जी। तो वो मैं चाहूँगा कि आप शुरू से इसको तफसील बताएं ताकि मुझे भी, मेरे नाज़रीन को भी और उन इदारों को भी जिन्होंने इंसाफ देना है उनको समझने में आसानी हो। सर वो यूँ हुआ कि मेरी हमशीरा थी, जो हम भाइयों में से 5 भाई हैं, एक हमशीरा थी, वो सबसे बड़ी थी। वो भी आज इस दुनिया में नहीं रही, उसका बेटा हमारे पास है, वो हमारे पास ही रह रहा है। अच्छा, वो यूँ हुआ कि हमारी जो हमशीरा थी, उसका जो ससुर था, उसने मेरी हमशीरा के साथ उसकी इज़्ज़त पे हाथ डालने की कोशिश की। उस बात का हमारा उनके साथ तनाज़ा बन गया और मेरी हमशीरा, हम घर आ गए अपनी हमशीरा को लेके। उसमें जो मर्डर हुआ था मेरे भाई के हाथों से, वो मेरे चाचू का साला था और वो जो हमारा बहनोई था उसका वो फुफड़ लगता था रिश्ते में। ठीक है। हमने उसे मना किया, पंचायत लगी, पंचायत बनी, हमने उसे मना किया कि आप लोग हमारे ऊपर नजायज़ हमारी हमशीरा पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ज़्यादती कर रहे हैं, मेहरबानी करें। तो उस पर वो पंचायत में थोड़ी सी बहस बसइये में ताहिर जज्बात में आ गया। उसके दोस्त कुछ साथ थे, उनके पास पिस्टल था, इसके दोस्तों के पास। इसने उनसे पिस्टल लेके उसे एक फायर मारा, टांग पे जो लगा, और वो ज़ख्मों को ताब ना पाते हुए मौके पे फौत हो गया। उसमें हमारी फिर बाद में सुलह भी हुई, हमने उसका किसास भरा, 35 लाख रुपया हमने दिया था सुलह की। उसके अलावा मैं वही सवाल करता हूँ, बात मैं करता हूँ आला अफसरान से या किसी बाला अफसरान से कि मेरे भाई के ऊपर उसके सिवा कोई FIR है, कोई भी किसी भी किस्म की, कोई लड़ाई की, कोई झगड़े की, कोई बत्ताखोरी की, या लोग दिल केयर कर रहे हैं ना, इनका भाई भी बदमाश था। देखें, हर चीज़ का एक लाइफ स्टाइल होता है, हर शख्स का होता है, उसका भी एक लाइफ स्टाइल था। वो इज़्ज़त से रहता था, किसी के साथ नाजायज़ ना हक नहीं करता था। आप देख लें, कोई भी मुझे ला के दिखा दे कोई बंदा, कोई शख्स कि यार ये एप्लीकेशन उसके ख़िलाफ़ थी,
या ये FIR उसके खिलाफ थी, उसके सिवा। अच्छा, उसके बाद ये समीर पठान कत्ल जी, केस जी। सामने आता है, जी, इसमें जी। भी मतलब जो नॉमिनेट पर्चा होता है वो आपके भाई के खिलाफ होता है। जी, ये क्या था? वो मेरे भाई के खिलाफ नहीं हुआ, वो उनकी दुश्मनी चली थी समीर खां की और इरफान पहलवान की। ठीक है। जबकि हम इरफान पहलवान को दूर दूर तक नहीं जानते, वो हमें नहीं जानता, हम उसे नहीं जानते। और उसका क्या नाम है, उसके बाद उन्होंने नॉमिनेट कर दिया मेरे भाई को FIR के अंदर कि ताहिर मोटरसाइकिल चला रहा था और इरफान पहलवान पीछे बैठा हुआ था। जो समीर जो उनका भाई कत्ल हुआ था, उसकी पुरानी दुश्मनी थी इरफान पहलवान के साथ। उन्होंने ये लिख दिया कि जी ताहिर मोटरसाइकिल चला रहा था, इरफान पहलवान ने फायर मारे। जी तो नाज़रीन, इस वक्त जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद है वो इस केस के मुद्दई भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो ताहिर अंसारी, वो जो नौजवान शख्स जिसकी उम्र सिर्फ 27-28 साल थी, उसके वालिद भी हैं। क्या क्या ख्वाब नहीं देखे होंगे, क्या क्या ख्वाब नहीं सजाए होंगे उस शख्स ने कि वो बेटा जवान होकर उनका सहारा बनेगा, लेकिन शायद वो नहीं जानते थे कि उसको सहारा, उसकी मैयत को सहारा उन्हें देना पड़ेगा। तो उनसे जानते हैं कि आखिर सारा मामला क्या था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अकरम। अकरम साहब, मैं चाहूँगा कि जिस तरीके से एक मतलब सोशल मीडिया पे एक कैंपेन चलाई जा रही है कि ताहिर अंसारी का जो ताल्लुकात थे वो मतलब कुछ अच्छे लोगों के साथ नहीं थे, मतलब उसका उठना बैठना ही ऐसे लोगों के साथ था जिसकी वजह से ये सारे मामलात हुए। तो क्या कहीं कोई परवरिश में, कोई तरबियत में कमी रही जिसकी वजह से मतलब आपके हाथ से निकल गया बच्चा जिसका आज आपको कोई पछतावा हो? नहीं जी, ऐसी बात नहीं है जी। मेरा बेटा बिल्कुल गलत आदमियों में नहीं बैठता था। वो एक हमदर्द इंसान था। जब भी खड़ा होता था वो मजलूम के साथ खड़ा होता था। क्या काम क्या करता था ताहिर? काम हमारी बिरयानी की दुकान थी जी। अच्छा। तो वो पकाई जो थी ना हमारे चावलों की देखों की, वो मेरा बेटा करता था। ठीक है। हाँ जी। तो कहाँ से मतलब वो जो शायद जो पहला वो जो मर्डर था जो कि एक एक्सीडेंट के तौर पे, क्योंकि एक भाई था, जब उसको पता चलता है कि मतलब ऐसा इल्ज़ाम लगाया गया है मेरी बहन पर, तो इश्तियाल किसी को भी आ सकता है। तो उस गुस्से में हम उसको कह लेते हैं कि एक हादसाती कत्ल उससे हुआ, लेकिन वो सेटल हो गया, आप लोगों ने कसास भरा और मामला तो उसको माफ़ कर दिया गया, वो वापस आ गया। लेकिन वो जो टाइम गुजरता है जेल में, तो शायद उसकी ज़िंदगी पे कोई वो असर पड़ा कि वहाँ के जो ताल्लुकात बने वो असरअंदाज हुए। क्या लगता है आपको कि कहाँ एक कोई कमी रही जिसकी वजह से ये इतना बुरा वक्त, ये क़यामत आपको देखनी पड़ी? जो तल्लुकात जो बने ना उसके जी, तो वो उनको वो ज़्यादा मेल जोल नहीं रखता था, ज़्यादा मेल जोल नहीं रखता था। मैंने खुद भी उनको कहा था कि बेटा नहीं ऐसे लोगों के सामने बैठना नहीं उठना। लेकिन उसका हिसाब यही था कि आप आ गए हैं ना, तो आपने कहा कि यार मेरे साथ फलां ने ज़्यादती किया, तो वो उसके साथ खड़ा हो जाता था। कुछ लोग ऐसे थे, कुछ ऐसे थे, वो दोस्त भी थे उसके, जो उससे जेलस थे इस बात पे, जो उससे इस बात पे जेलस थे। जब ये समीर खां का कत्ल हुआ तो इन्हीं साजिशबाजों की वजह से उन्होंने हमारे बेटे का, मेरे का नाम लिखा दिया। हालांकि मैंने हल्फन कहा उनको, मैंने खुद भी कहा, मैं खुद पंचायतों में भी गया, लेकिन वो पता नहीं किस दीन को मानते थे। उन्होंने बस आते हैं जी, बताते हैं जी, बस जी ऐसे ही टाल देते थे। लेकिन मेरा बेटा इस कत्ल में बेगुनाह था। अंसारी साहब, क्या कहेंगे कि क्या ऐसा कर लिया जाता कि शायद आज आपका बेटा आपके साथ होता? कहाँ मतलब आपको लगता है कि काश मैं ये कर लेता तो आज मैं एक इतनी कीमती जान बचा सकता? मेरे बेटे ने आपको बताया अजहर ने कि 2 दफ़ा हमला हुआ। जिस वक्त हमारे घर पे हमला हुआ उस वक्त मेरा बेटा बाहर से आया और अभी उसे 5 मिनट नहीं हुए थे। मैं अकेला घर था, बाकी बच्चे मेरे काम पर थे। तो जब तहर आया तो 5 मिनट नहीं गुजरे कि मुलजमान ने आके यहाँ अंधाधुंध फायरिंग की। और यहाँ मैं जब बैठा हूँ ना जी, इसी जगह पे मेरा बेटा बैठा हुआ था और वहाँ दरवाजे से उन्होंने फायर किया, वो वहाँ लगे हैं जी। मतलब मुस्तकिल रैकी की जा रही थी, जैसे मुस्तकिल ही रैकी आपका की बेटा जा रही बाइज्जत बरी हुआ। हाँ जी। तो वो हजम नहीं हो रहा था, वो लोग हजम इस नहीं पे हो रहा मानने था। के लिए तैयार नहीं नहीं, थे। तैयार नहीं मतलब थे कुछ भी शरारती लोग थे, शरपसंद शरारती अनासिर लोग थे। थे जो कि मतलब ये चाहते थे कि ये कत्ल इसी पे डाला जाए और जो पठान फैमिली है वो बदला ताहिर से ले। जी, ये बिल्कुल कन्फर्म बात है कि उनके जो बैठने वाले थे वो उससे जेलस थे और उन्होंने
जनाब ये पठानों के कंधे पे रख के चलाई उन्होंने। जी तो नाज़रीन, इस वक्त जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं, अगर ताहिर अंसारी की बात की जाए, उसकी जवानी की बात की जाए और उसकी वो सारी ज़िंदगी की बात की जाए, तो उसमें सबसे एक अहम शख्सियत अगर उनकी ज़िंदगी में शामिल हुई तो वो उसकी बीवी थी। अब वो कितने साल पहले इनके साथ शामिल हुई, और सबसे बढ़कर ज़रूरी उनसे बात करना ज़रूरी यूँ भी है क्योंकि एक पूरी कैंपेन चलाई जा रही है सोशल मीडिया पे कि जिस तरीके से मतलब उसको कत्ल किया गया, तो सबसे पहले जो मौजूद थी वहाँ उसकी बीवी थी, और लेकिन वो ससुराल वाले इतने जालिम थे कि पहले दिन ही उसको मारकर, उससे बच्चा छीन कर उसको भगा दिया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं इस वक्त जिस जगह पे मौजूद हूं कि ताहिर अंसारी का घर है, और वो जो उनकी जोजा हैं, उनकी बीवी हैं, वो मेरे साथ मौजूद हैं। तो उन्हीं से जानते हैं कि आखिर सारा मामला क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरूज फातिमा है। अरूज, क्या कहेंगी? पहले मैं वहाँ से शुरू करता हूँ कि जो उस दिन वो शॉपिंग मॉल के बाहर वाक़या हुआ, वो क्या था? हम पहले घर से निकले हैं ना, जब मेरा प्लान नहीं था बाहर कहीं जाने का या के मार्ट जाने का। अचानक ही रास्ते में शॉपिंग के लिए निकले हैं तो रास्ते में के मार्ट आ गया, तो हमने कहा चलो यहीं पे चल लेते हैं। हमने पार्किंग वहाँ पर फुल हुई थी, हमने ना परली साइड पे गाड़ी खड़ी कर दी थी दोनों ने ना। ठीक है। तो पार्किंग वाले को हमने की दे दी थी गाड़ी की कि आप पार्क कर दो। हाँ, वॉलेट पार्किंग हाँ, वाले होते हैं वो। हाँ, तो वो जो पार्किंग वाला था ना, उसने ना जानबूझकर गाड़ी काफ़ी आगे जाके पार्क कर दी। ठीक है। काफ़ी आगे उसके के मार्ट के साथ। फिर हम अंदर चले जाते हैं, पीछे से शायद मुखबरी हुई है, लड़कों ने मुखबरी की है या जो भी, वो अल्लाह बेहतर जानता है। मतलब वो तो रैकी हो रही हाँ, थी ना, एक अरसे से बार बार उस पर हमले किए जा रहे थे। रैकी हो रही थी। तो हम ऊपर गए, हमें 30 मिनट लगे हैं अंदर। हमने वो न्यू एक डायमंड पेंटिंग चली है ना, आपने देखी होगी, तो वो मुझे उसका बड़ा शौक था, कहता था कि भाई मैं आज वो आपको वो दिलवाता हूँ। हम ऊपर गए हैं, हमने 3-4 पेंटिंग्स वगैरह ली हैं। उसके बाद उसने हैंड बैग लेके दिया मुझे, एक मैंने उसके लिए पसंद किया, मतलब कि एक छोटी मोटी शॉपिंग की है। हमें 30 मिनट अंदर कंप्लीट लगे हैं। तो 30 मिनट के बाद हम बाहर आते हैं, बाहर आने निकलते हैं, हमें आदमी वो नज़र नहीं आता कि जो आ रहा होता है ना, तो हम अपनी गाड़ी की तरफ रवाना हो जाते हैं। हम अपनी गाड़ी तो रवाना होते हैं, थोड़ा सा गली के आगे जाते हैं। मैं तो उल्टा बातें करती हुई जा रही थी शुगल मेले में ना उसके साथ। हाँ, मतलब एक खुशी थे ना, तो जब शॉपिंग कर रहे थे तो मतलब एक खुशी के मोमेंट्स में थे। ऐसे ही मतलब उसे मैं कह रही हूँ कि वो कह रहा है, मैं कह रही थी उसे बाइक का, वो आगे बाइकें लगी हुई है ना वीडियो के अंदर, आप लोग देख रहे हो कि हम टर्न लिया है। तो मैं उसे कह रही थी कि ना हम ना ऊपर से वहाँ से टप जाते हैं। सही। मुझे आगे से कहता है कि ना तुम्हारी ये खानदानी आदत जाएगी नहीं। मैंने कहा नहीं यार, मेरी खानदानी आदत मतलब वो चुटकुले चल रहे हैं, शरारतें चल रही हैं, शरारतें करते करते ना जा रहे होते हैं। तो पीछे से आके ना बंदा फायर कर देता है सर पे। उस टाइम मुझे पता नहीं चलता कि फायर उससे लग गया है। आपने वीडियो के अंदर देखोगे 3-4 सेकंड मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ और फिर मैं नीचे बैठती हूँ। पीछे जब फायर लगता है तो मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो वो बंदा एक भाग रहा होता है। मैं कहती हूँ ये क्यों भाग रहा है? वो पीछे एक दो मुड़ के देखता है। मैं जब नीचे देखती हूँ मेरा शोर नीचे ज़मीन पे पड़ा होता है। तो वो वाली अलग ही बहुत, जब मतलब देखा नीचे, क्या कैफियत थी उस वक्त? कुछ बोल सका ताहिर? नहीं, उस टाइम ना बस उसकी ना आइज उल्टी हुई थी कि उसके अंदर सिर्फ 3-4 सांस ही बस बचे हुए थे। मतलब कोई आखिरी अल्फाज भी वो कह ना सका? मतलब नहीं, जालिम ने बस इस तरीके से बोलने की उन्होंने कोशिश तो बहुत की है कि आवाज़ नहीं निकली उनकी। मतलब कुछ कहना चाहते थे? हाँ, उनको पकड़ के मैंने गले लगाया, उसका मुंह चूमा, उससे मैंने कहा ताहिर हौसला रख, अल्लाह पाक तुझे ज़िंदगी दे। वहाँ पर हजूम बना लिया लोगों ने। भाई अजहर वगैरह जो थे ना वो अंदर थे, 2 गाड़ियाँ थी हमारे पास, वो अंदर थे। मतलब उन्हें तो पता भी नहीं होगा, उन्हें उनके पता भाई भी के नहीं साथ था। क्या हो हाँ, गया, उन्हें नहीं इतना पता बड़ा जुल्म हो गया। था। हाँ, उन्हें नहीं पता था। तो हम दोनों ना मतलब जब वो गिरा है ना तो फिर मैं शोर मचा रही हूँ, लोगों को कह रही हूँ कि भाई ना कोई हम इसे उठा के ना हमारी गाड़ी तक ले चले। गाड़ी आगे लगी हुई थी। तो किसी ने 1122 को कॉल नहीं की? नहीं, मैं कह रही थी लोगों को, मैंने कहा है कि ना 1122 को कॉल करे जोर शोर मचा के। और कह रही थी वो जिसने पार की थी ना गाड़ी, वो लड़का बिल्कुल सर पे आके खड़ा हुआ है, ये नहीं है कि भाई जाके गाड़ी ले आए।
शोर मचा रही हूँ। तकरीबन 3-4 मिनट 5 मिनट में बैठ के शोर मचाया। मैंने कहा मतलब कि लोग मदद करने की बजाय वीडियोस वहाँ हाँ, सब बना रहे थे। वीडियो बस आज बना पूरे रहे हैं। पाकिस्तान में मतलब वो वीडियोस वायरल हुई हुई हैं, हाँ लेकिन जी। कोई मदद करने के लिए लोग तैयार नहीं था। वीडियोस कोई बना ताहिर रहे को हैं। उठा के मतलब गाड़ी में डालने के लिए तैयार नहीं था। हाँ। कोई 111 2 पे कॉल करने के लिए तैयार हाँ, नहीं था। सबको अपने अपने के भाई हम देख लें एक बार क्या हो रहा है, तुम लोग देख लो, तुम लोग लेकिन कॉल्स तो कर दो, उसे उठा के एक दफा गाड़ी में तो लटा दो। लेकिन नहीं, फिर गाड़ी की तरफ मैं खुद रवाना हुई हूँ। जब उसने आखिरी सांस लिया ना, आखिरी सांस के बाद मैंने उसके हार्ट पे हाथ रखा। उसकी हार्ट बीट बंद हो गई थी उस टाइम तक ना, तो उसके मुंह से दिमाग वगैरह ब्लड वगैरह जमा हुआ, कानों में से नाक में से, मतलब हर चीज़ निकल, मतलब कि हौसला नहीं हो रहा था कि भाई ये मेरा ही शोहर है कि गिर गया है। फिर गाड़ी की तरफ खुद भागी हूँ। जाके गाड़ी के अंदर एक लड़का बैठा हुआ था जिसने गाड़ी पार्क की थी, वो लड़का गाड़ी के अंदर जाके बैठ गया था। ये नहीं है कि गाड़ी वो ले आए, मेरे पास ले आए कि भाई मैं जल्द से जल्द उसे निश्तर लेके जाऊँ। जी तो नाज़रीन, ताहिर अंसारी कत्ल केस में इस वक्त जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत मुश्किल है उनसे बात करना, वो लफ्ज़ जमा करना कि मैं उस माँ से बात कर सकूं जिसने अपना 27-28 साला जवान बेटा खोया है। वो कैसे उसे भुलाएगी, वो 9 महीने जो उसने अपने बतन में रखा उसे, और उसके बाद वो बचपन जो सारा गुज़रा उसकी आगोश में, और उसके बाद उसने उसे परवान चढ़ते देखा। फिर 28 साल बाद एक जालिम ने आकर उससे उसका लखते जिगर छीन लिया। तो सोचें कि मैं कहाँ से वो लफ्ज़ लाऊं कि मैं उससे पूछ सकूं कि ये क्या मामला था, उसका दुख क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माँ जी, सबसे पहले तो अल्लाह पाक आपको सब्र दे, आमीन। आपके बेटे के दर्जात बुलंद करे। कैसा था आपका बेटा? बहुत अच्छा था, बहुत प्यारा था, मेरे साथ कभी भी नाराज नहीं हुआ था। इतने से हो गया था, मुझसे जान से भी ज़्यादा अजीज समझता था। जब भी बाहर से आता था मेरा माथा चूमता था, उनसे गले लगाता था। मैं यही कहती थी, ताहिर बेटा आप बाहर न जाएं बेटा, आपके दुश्मन बहुत हैं। वो कहता था नहीं मामा कोई बात नहीं, मेरा खुदा मेरे साथ है। हाँ, एक मर्द को घर में तो रोका नहीं जा सकता, आखिर ज़रिया मुआश भी है, उसने बाहर फिरना है, कमाना है, ताकि वो अपनी बीवी का सहारा बन सके, अपने माँ बाप का सहारा बन सके। तो इस तरीके से तो मतलब बांधा तो नहीं जा सकता एक मर्द को। इसलिए मरियम नवाज को ये चाहिए, मुझे इंसाफ दे, बस मुझे इंसाफ चाहिए। आज भी लगता होगा कि मतलब वो घर में फिर रहा है, आज भी लगता होगा कि वो आएगा और आपको गले लगाएगा। हाँ जी, जब रात को सोते होते यही ख्याल आते हैं, मेरा बेटा मुझे आवाज़ें दे रहा है, मामा मामा मुझे गले लगा ले। क्या कहना चाहेंगी मरियम नवाज शरीफ साहिबा से? वो भी एक खातून है, आप भी एक खातून हैं, वो भी साहिब औलाद हैं, तो वो जानती हैं औलाद का दुख क्या होता है। क्या कहना चाहेंगे? मैं कह रहा हूँ यही चाहती हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए मरियम नवाज से। ऐसे जैसे मेरे बेटे के साथ हो रहा, किसी के बेटे के साथ भी ऐसा ना होए। आमीन आमीन। जी तो नाज़रीन, देख सकते हैं कि एक कि माँ की जो कहते हैं कि दुहाई होती है, वो अपील जो होती है, वो सातों आसमान चीरती हुई अल्लाह के पास जाती है। और आज ये मज़लूम माँ इस रियासत से जो कि ज़िम्मेदार होती है अपनी शहरियों की, उससे अपील करती है कि खुदारा उसे फ़ौरी इंसाफ दिया जाए। और जिस तरीके से इस्लाम में कहा जाता है कि खून का बदला खून, तो वो आज माँ भी यही कहती है कि मुझे सिर्फ़ और सिर्फ अपने बेटे के लिए इंसाफ चाहिए। देखते रहिए मुजरिम कौन। जी तो नाज़रीन, इस वक्त ताहिर अंसारी कत्ल केस में जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं वो ताहिर अंसारी के ससुर हैं। और जैसे ही ये कत्ल होता है और ये वीडियो वायरल होती है, उसके बाद एक अजीब सी सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाई जाती है कि उसकी बीवी को उनके इन-लॉज़ ने घर से मार कर निकाल दिया, बच्चे को छीन लिया। तो इस वक्त उनके ससुर मेरे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से जानते हैं आखिर ताहिर अंसारी के साथ उनका ताल्लुक़ कैसा था। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तनवीर अहमद। तनवीर साहब, क्या कहेंगे, मतलब अगर दामाद ससुर की हमारे मुआशरे में बात की जाए तो दामाद ससुर से बढ़ के बाप बेटा कहा जाता है कि जो भी ससुर होते हैं वो अपने दामाद को अपना बेटा ही जानते हैं, और कोई भी अपनी बेटी किसी बुरे शख्स को तो कभी भी नहीं देता। तो किस तरह मतलब आप देखते थे ताहिर को, आपका मतलब रिलेटिव था वो, क्या था? मेरा वो बस आपको क्या, मेरा उसके साथ समझ लें कि एक रिश्ता नहीं था। मेरा वो दोस्त भी था, मुझे हर बात आगे करता था, हर बात बताता था, मुझे कहता था, मुझे वो
अब मुझे उस्ताद जी कहता था उस्ताद जी। मतलब एक फ्रैंकनेस का हाँ जी, माहौल था, हाँ हर जी, चीज़ हाँ जी, आके हाँ शेयर जी, करना। हाँ जी, बहुत अच्छा था कि मैं आपको क्या बताऊं कि उसने 4 साल में ऊंची आवाज़ से मेरे से बात नहीं की। उसके हर मसले में कचहरी हमला हुआ था, मैं वहीं था, मौजूद था। सही। जब उस पर कचहरी अदालत से ना वो बाहर निकला तो उसे जब छुरियाँ लगी मैं वहीं था। तो जब ये घर पे हमला हुआ उस वक्त मैं यहाँ नहीं था। जब मुझे इन्होंने कॉल की भी घर पे हमला हो गया, फिर मैं यहाँ आया। तो जब ये मर्डर हुआ तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ताहिर इस दुनिया से चला गया। उसी टाइम गाड़ी मैंने मोड़ी, अभी मैं BC चौक पे पहुंचा तो दोबारा कॉल आ गई, कह रही अबू ताहिर डेथ हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं क्या बताऊं, मुझे यकीन ही ना हो। मेरा समझ लें कि वो बेटों से भी बढ़ के था। और बाकी रह गई वो बच्चे वाली बात, तो बच्चा जो था ना, हमने जब वो पैदा हुआ था ना तो हमने पहले दिन ही वो बच्चा, हमने उसके भाई की औलाद नहीं थी तो मैंने इन्हें कहा था, मैंने कहा तुम्हारी उम्र है छोटी तो तुमसे ये बच्चा नहीं संभलेगा, तो ये ना बच्चा तुम अपने भाई को दे दो। हमने अपनी खुशी से वो बच्चा, बल्कि भाई अजहर ने कहा था हमें कि नहीं ये बच्चा जो था ना आपकी पहली औलाद है, आप ही रखो, उनको कहा था। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा ये बच्चा आप। मतलब ताहिर की उसमें खुशी शामिल थी, हाँ जी, ताहिर की अरूज खुशी उसमें खुशी शामिल थी, और आपको भी ये हाँ बताया जी, गया और बिल्कुल। आपकी भी इसमें खुशी शामिल जी, जी, थी बिल्कुल। कि ठीक है, मतलब अजहर भाई को ये दे मेरी दिया वाइफ जाए। की भी खुशी थी, मेरी भी खुशी थी कि ये बच्चा अजहर, क्योंकि वो उनकी उम्रें थी छोटी छोटी अभी, तो बिल्कुल। मैं कहता था इनसे ये नहीं पलेगा। अपील यही करूँगा कि मरियम नवाज़ साहबा और वज़ीर आला से यही दरख्वास्त है कि मेहरबानी करके आप जो है ना हमारे इंसाफ दिया जाए, ताहिर के कातिलों को गिरफ्तार किया जाए, उन्हें करतार तक पहुँचाया जाए। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं कि एक तरफ वो कैंपेन जो सोशल मीडिया पे चलाई जा रही है और दूसरी तरफ हकीकत वो बिल्कुल उससे उसका कोई ताल्लुक नज़र नहीं आता। आज ये फैमिली और एक सुसर होके मतलब ताहिर की जो वो तारीफ़ें कर रहे हैं, वो कहते हैं कि मतलब उसने कभी मतलब मुझे ऐसा समझा ही नहीं, कभी मुझसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं की, बल्कि हमारा ताल्लुक एक दोस्ताना था। और जैसे ही मुझे उसकी खबर मिलती है तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ताहिर इस वक्त इस दुनिया में मौजूद नहीं है। तो उनके साथ साथ मैं भी अपील करूंगा कि इस ख़ानदान को फौरी तौर पर इंसाफ दिलाया जाए। अच्छा, वो ये काम हो गया। उसके बाद हमने जब अबूरी ज़मानत कराई, उन्होंने कचहरी पे हमारे ऊपर हमला कर दिया। मेरे भी ये देखें छुरियाँ लगी हुई हैं, ये मेरे हाथ पे लगी हुई हैं, वो सारी छुरियाँ और वो पिक्चरें मेरे पास हैं आज भी। तो वो मैंने कानून को दिखाई। मतलब वो कातलाना हमला आपके भाई पे किया गया, भाई पे जो किया, कि आपकी वजह से वो बच गया। मैंने, हाँ जी, मैंने आगे हो गया, वो छुरियाँ पकड़ी, वो 4-5 लोग थे, उन्होंने मेरे भाई पे कातलाना हमला किया। मैं तब भी RPO CPO के पास गया, उन्होंने हमारी कोई बात नहीं सुनी, किसी किस्म का हमें कोई तामन नहीं दिया, कोई रिलीफ नहीं दिया। फिर वो टाइम गुजरा, 6 माह गुजरे, जब अदालतों ने, जब पुलिस वालों ने हमें बरी किया, फिर वो हमारे घर पे आ गए। उन्होंने आके ये देखे, ये फाइल लगे हुए हैं, हमला किया। मेरे पास वो भी फुटेज हैं, वो वीडियो हैं, आपको दिखाते हैं वो भी। उन्होंने हमारे ऊपर फिर कातलाना हमला किया। मैं फिर आला अफसरान के पास गया, अगर वो शायद मेरी वो बात सुन लेते, वो ये बंदे जो मेरे भाई पे बार बार अटैक कर रहे थे वो पकड़ लेते, तो आज मेरा भाई जिंदा होता। मुझे कानून से यही शिकवा है, यही गिला है कि उन्होंने हमारे साथ तामुन नहीं किया। मतलब जब पता चल रहा है कि आपका भाई उस वक्त गिरफ्तार था, जब वो केसेस चल रहे थे, जी, अभी जी। वो पुलिस के हिरासत जी, में जी, था, जी। तो जब भी अदालत में जी, जी। उस पर हमला किया गया, जी। फिर भी इसकी जो इंतहाई संगीनी थी जी, उसको जी। कोई देख नहीं सका, कोई बाप किसी नहीं सका। अफसर ने कोई चीज़ नहीं देखी, ये भी नहीं देखा कि उनके ऊपर बार बार हमले हो रहे हैं, बार बार ये पार्टियां आपस में लड़ रही हैं, हम इन्हें रोकें, पकड़ें। नहीं सर, कुछ नहीं हुआ। उसमें उनके बुरी जमानतें यही जो वहाँ पे वो के मार के बाद जिन्होंने मेरे भाई को कत्ल किया, पठान फैमिली हैं वो, उन्होंने जिन्होंने कत्ल किया है वही लोग हैं वीडियो में जो हमारे घर पे आए हैं, वो उन्होंने हमारे ऊपर हमला किया है। अगर उनको तभी पकड़ लेती पुलिस, तभी हमें रिलीफ दे देते ये आला अफसरान, IG साहब, ये CPO साहब, तो तभी शायद आज हमारा भाई हमारे बीच होता, आज हमारा भाई मर्डर ना होता। क्योंकि वो पकड़ लेते, वो गलत फहमियाँ दूर हो जाती, तो शायद ये काम आज ना होता। लेकिन आला अफसरान ने ना तब को नोटिस लिया, ना आज लिया। आज 8 दिन हो गए हैं मेरे भाई को मर्डर हुए, कोई भी मुजरम अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ मेरे भाई का, अभी तक। क्या अपील करेंगे रियासत से, क्या कहना चाहेंगे, क्या डिमांड करेंगे? क्योंकि मैं जो तो भी शहरी है उसका हक कह रहे हैं। मैं डिमांड ये इनसे सबसे पहले ये करूँगा कि पहले तो सबसे पहले मेरे भाई का जो कातिल हैं उन्हें इंसाफ दिया जाए, हमें इंसाफ दिया जाए, उन्हें पकड़ा जाए। आज 8 दिन गुजर गए हैं, किसी आला अफसरान ने हमें नहीं बुलाया, किसी ने अभी तक हमसे कोई दुख सुख शेयर नहीं किया किसी किस्म का। बल्कि मैं गया हूँ CPO साहब के ऑफिस के बाहर बैठा रहा हूँ,
मेरी मुलाकात ही नहीं हुई, तो मैं वहाँ से नाउम्मीद होकर घर आ गया हूँ, ठीक है। और अब जो है, जो मैं जो ये रिक्वेस्ट करूँगा, अभी भी आज 8-10 दिन हो गए हैं मेरे भाई के कातिल नहीं पकड़े, अभी तक नहीं पकड़े। जब वो मेरे भाई पे अटैक करते थे उन्होंने तब भी नहीं पकड़ा, आज मेरा भाई मर गया फिर नहीं पकड़ा। अच्छा, जिस तरीके से हमने देखा कि वो जो पहला मर्डर केस था उसमें सेटलमेंट हुई, आपने जी जी करा, ऐसे ही है, मतलब उन्होंने माफ़ कर दिया। जी ऐसे ही है। अब अगर आपके साथ इस किस्म की कोई पंचायत लगती है, आपसे सेटलमेंट करने की कोशिश की जाती है, तो क्या आप माफ़ करेंगे अपने भाई नहीं, मैं इसलिए नहीं करूँगा कि उन्होंने हमारे साथ ज़्यादती की है बहुत ज़्यादा, कि जब हमने एक मर्डर किया ही नहीं है, अब आपको सबूत भी दे दिए, कानून ने भी बरी कर दिया, फिर भी आप लोगों ने मेरे भाई को कत्ल कर दिया, ज़्यादती की हमारे साथ। ये मामला ये है कि जब हमारा बेबी पैदा हुआ था ना, उस टाइम 20 डेज़ हमने उस टाइम ही सोचा हुआ था कि भाई अज़हर को हमने दे देना है। ये हमने पहले से ही सोचा हुआ था, क्योंकि अज़हर भाई को अल्लाह पाक ने औलाद से अभी नहीं नवाजा। तो आगे आपकी मर्जी उसमें शामिल थी? जी, तो वो हॉस्पिटल में हमने 20 डेज़ इसलिए रुक गए थे क्योंकि हमारी जो भाभी है वो गोजरे गई हुई थी अपने मतलब कि मामा के घर, तो वो आई हैं, तो हमने अपना बेबी उठा के हमने कहा कि ये ले भाई अज़हर, हमने इनकी झोली में डाल। भाई अज़हर ने मना किया था कि मेरे वालिद साहब सामने बैठे हुए हैं, इन्होंने भी रजामंदी जताई थी, हाँ दे दे आप लोग। हाँ, मतलब एक ही खून है, कोई बात नहीं, आप पालें या वो पालें, एक ही घर में रहेगा, एक ही घर में है। ताहिर हमें मुझे कहता था अल्लाह पाक हमें और देगा, कोई बात नहीं, तो कहता था और हम एक ही घर में हैं, अपनी नज़रों के सामने ही पल रहा है। और वैसे भी ये क्या कि भाई वो तुम्हारा बेटा है या उनका बेटा है, कभी वो तुम्हारे पास है कभी उनके पास है, कभी तुम अपने पास सुलाओ कभी वो अपने पास सुलाए, कोई मसला नहीं है। मैंने भी कहा था चलें ठीक है कोई मसला नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मेरी एक खाला थी, उन मेरे ना जो सेल फोन्स थे ना वो बंद थे, तो वो खाला इसलिए उन्हें बताया नहीं गया था, तो वो उन्होंने ना गुस्से में बोल दिया कि भाई ना बच्चा ही मतलब ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, जो कुछ कि ये नहीं सारे रूमर्स चल रहे हैं, आप इस बात से डिनाई करती हैं? हाँ जी। कि आपके ताल्लुकात अपने इन लॉज के साथ अच्छे हैं? हाँ जी। ठीक है, और वो जो बच्चा है वो भी मतलब आपने अपनी मर्जी से, और वो जब वो पैदा हुआ था तभी आपने अपने जेठ को हमने वो दे पैदा दिया होने था। से पहले सोच रखा था कि हमने ये दे देना है, जब पैदा हुआ था हमने फिर दे दिया था। अच्छा रुच, क्या कहेंगी इस वक्त जो वज़ीर आला पंजाब हैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा, वो भी एक खातून है और हर खातून की वो बात भी सुनती हैं, क्या अपील करना चाहेंगी उनसे अपने शोहर के लिए? वो आपका दोस्त, वो जो आपका साथी था जिसके साथ आपने 4 साल एक ज़िंदगी के खूबसूरत दिन गुजारे और आगे भी अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहती थी, लेकिन इस जालिम मुआशरे ने जिस तरीके से आपसे वो साथ छीन लिया, तो आज क्या अपील करेंगी उस शख्स बस मैं मरीम नवाज से तो यही अपील करूँगी कि आपकी भी बेटी होगी, आपके भी होंगे, कि मेरे सर से मेरे शौहर का साया उठाया गया है, मेरे शौहर को कत्ल किया गया है, मेरी नज़रों के सामने किया गया है, तो मुझे जो हमारे मुजरिम हैं उन सबको सज़ा देना आपका काम बनता है। जी, तो नाज़रीन देख सकते हैं एक मज़लूम क्या ही फरियाद कर सकता है, वो रियासत से सिर्फ़ और सिर्फ हाथ जोड़कर ये अपील ही कर सकता है कि खुदारा हमें इंसाफ दिया जाए। क्यों? क्योंकि जाने वाला तो वापस नहीं आ सकता, ये मैं भी जानता हूँ और सब जानते हैं, लेकिन अगर फौरी इंसाफ मिल जाए तो वो जो ज़ख़म है वो ख़त्म तो शायद सारी ज़िंदगी ना हो। ये जो औरत मेरे साथ इस वक्त बैठी हुई है, ये सारी ज़िंदगी उस वाक़े को कभी नहीं भुला सकती। वो जो 4 साल उसकी ज़िंदगी में वो शख्स आया और चला गया, वो भुलाया नहीं जा सकता, लेकिन शायद अगर फौरी तौर पर इंसाफ दे दिया जाए इन्हें, तो उस ज़ख़म पे एक मरहम ज़रूर होगा। देखते रहिए मुजरिम कौन। जी, तो नाज़रीन इस वक्त मैं उस जाए वक़ुआ पर मौजूद हूँ, बल्कि ये कहना गलत नहीं होगा कि उस बदकिस्मत शॉपिंग मॉल के सामने मौजूद हूँ जहाँ वो सानिया वजूद में आया कि यहाँ से वो एक फैमिली निकलती है जो शौहर अपनी बीवी के साथ शॉपिंग करके निकलते हैं, और वो जिस तरीके से यहाँ से मतलब आते हैं और जिस तरीके से वीडियो में देखा जाता है, और वो वीडियो भी वो वीडियो है जो कि आज मेरा ख्याल है पूरे पाकिस्तान में वायरल हो चुकी है कि वो अपनी बीवी के साथ जिस तरीके से मतलब जब इंसान शॉपिंग करता है तो लाजमी सी बात है कि खुशी के मोमेंट्स होते हैं जब भी वो अपनी बीवी को लेकर शॉपिंग करने आता है, और जिस तरीके से इत्तलात है कि वो शॉपिंग वो अपने बड़े भाई की शादी के लिए की जा रही थी, लेकिन वो क्या जानता था कि जिस वक्त जो ये मुकाम है
कि वो जब यहाँ आता है अपनी बीवी के साथ तो पीछे से एक शख्स आता है जो कि पूरे पाकिस्तान ने देखा कि उसको वो गोली मारता है, जो कि बहुत करीब होता है और वो उसी वक्त गिर जाता है। तो उसी वक्त जिस तरीके से हमने अपने इंटरव्यूज़ में मतलब उसकी बीवी का भी इंटरव्यू लिया कि उन्होंने बताया कि मुझे तो पता ही नहीं चला कि हुआ क्या है, मतलब एक फायर की आवाज़ आती है और उस फायर में जिस तरीके से वो मतलब वो इंसान गिर जाता है और लगता ही नहीं है कि वो फायर लगा है उसे, लेकिन जब वो बीवी उसको देखती है तो वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है। तो इस वक्त जो हमारे यहाँ के सीनियर रिपोर्टर माहिर इमरान साहब हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं, तो उनसे जानते हैं कि आखिर ये सारा मामला वो किस तरीके से देखते हैं कि जहां अगर हम बात की जाए सेफ सिटी कैमरास की, तो सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है वो गवर्नमेंट ने अरबों रुपए की लागत से बनाया है, तो आखिर उसका क्या फ़ायदा हुआ। और आसमान ने जो इस मुआशरे की बेहिसी देखी कि यहाँ लोग वीडियोस बनाने वाले तो मौजूद थे लेकिन 1112 को कॉल करने वाला कोई मौजूद नहीं था, 15 को कोई कॉल करने वाला मौजूद नहीं था, और सबसे बढ़कर कि यहाँ लोग मौजूद थे। यहाँ एक इस निजी शॉपिंग मॉल का एक स्टाफ होता है, सिक्योरिटी होती है, लेकिन किसी ने उस मजलूम ख़ानदान की मदद नहीं की। वो बीवी बेचारी सरापा एहतजाज रही कि खुदारा मतलब मेरी मदद करें, मेरा शोहर को गोली लग गई है, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आगे आया, बल्कि अपनी अपने कैमरों में वीडियोस ज़रूर बनाई जा रही थी। तो माहिर इमरान साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, तो उनसे जानते हैं कि इसको सारा को किस तरीके से देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माहिर साहब क्या कहेंगे? पहली बात तो मैं मुआशरे की बेहिसी पे बात करना चाहूँगा कि इतना अफसोसनाक एक बदकिस्मत वाक़या हमारे मुल्तान शहर में होता है, तो इसको किस तरीके से देखते हैं? आपने अभी सेफ सिटी की बात की। मुल्तान में जो सेफ सिटी के कैमराज हैं वो इसी जगह पे इंस्टॉल हैं। मेट्रो के 400 जो कैमरे हैं जो मेट्रो रूट पूरे मुल्तान में लगे हैं, आप देखें कुछ फरलांग के फासले पे मेरे पीछे मेट्रो है, मेरे आगे बहुत बड़े बड़े यहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं जिनके अपने कैमरे हैं, साथ एक बहुत बड़ा ये आपको पता है शॉपिंग मॉल है, और इस शॉपिंग मार्ट में जो है इसके बिल्कुल दरवाजे के सामने ये फायर लगा है, और इसके दूसरी तरफ आप देखें तो एक बहुत बड़ा जो प्लाजा है वो मौजूद है। हर तरफ से कैमरे लगे हुए हैं, कैमरों की वीडियोस सामने हैं। एक शख्स आता है उसको आते हुए भी दिखाया जाता है, जिस तरह वो गोली मारता है वो बिल्कुल सर के करीब होता है। तो हर एंगल हर पॉइंट पे हर तरफ से कैमरे हैं। यकीनन कैमरे जो है वो उसमें आ भी गया है, और आज जदीद टेक्नोलॉजी है, अरबों रुपए मैं समझता हूँ लगाए गए हैं सेफ सिटी पे, और ऐसी जदीद टेक्नोलॉजी है कि किसी के फेस को आप कैमरे में आ जाए तो पूरा कैमरा बता देता है कि इसका जो है बायो क्या है, इसका आईडी कार्ड, ये रिहायशी कहाँ का है, हर चीज़ उसकी सामने है, आया है, कैमरों में मौजूद है, लेकिन अभी भी मुलजिम पुलिस की पकड़ से बाहर है। ये एक हैरानकुन बात है। इस केस में जो है यकीनन सवालिया निशान है, ना सिर्फ सेफ सिटी के लिए, पुलिस के लिए और दीगर इदारों पे भी बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है। जी, तो नाज़रीन देख सकते हैं कि जो हमारे सीनियर रिपोर्टर माहिर इमरान नवाज़ थे वो वही बात कर रहे थे कि मतलब सवालिया निशानात अब बहुत सारे हैं। एक तरफ तो हम देखते हैं कि हमारे CPO सादिक अली डोगर साहब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमें बताते हैं कि 98% जो क्राइम है वो ख़त्म कर दिया गया है, लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं ये कहूँ कि ये पुलिस के लिए एक खुला चैलेंज है मुल्जिमान की तरफ से कि वो जिस शाहराह पर और जिस शॉपिंग मॉल के सामने ये वक़ूआ हुआ, ये मुल्तान का सबसे मसरूफ़ तरीन सबसे ज़्यादा रश वाली जगह है, और जब यहाँ वक़ूआ होता है तो मेरा ख़्याल है ये पुलिस के लिए खुला चैलेंज वो छोड़ गया है। अब पुलिस पर मुनहसर है कि वो किस तरीके से अपनी इज़्ज़त को बहाल करती है। अच्छा, कभी कभी लगता है कि कुदरत फ़ैसले को, कभी कभी क्या यकीनन एक हमारी सोच होती है, एक हमारे फ़ैसले होते हैं, लेकिन असल फ़ैसले कुदरत के होते हैं। शायद कहीं ना कहीं कुदरत को पता था कि क्या होने वाला है, इसलिए शायद ताहिर अंसारी ने वो फ़ैसला किया जो कि आजकल हमें नज़र नहीं आता कि अपनी सगी औलाद, और वो भी पहली औलाद अपने भाई की गोद में डाल दी जाए। पहली औलाद कि उसे पता था कि शायद मैं ना रहूं, ये फिर बच्चा कैसे पलेगा। आज मेरा ख्याल है कि उस बच्चे के लिए इतनी मुश्किलात नहीं होंगी जैसा कि अगर कोई और दूसरा बच्चा होता उसका, तो उसके लिए मुश्किलात होती हैं कि वो बाप के बगैर गुजारा करता, लेकिन आज वो जो छोटा सा बच्चा है उसके लिए तो उसका बाप जिंदा है। जी जी जी। क्या अपील करना चाहेंगे रियासत से? ये जो सारा मामला हुआ, जो भी मतलब कोताहियाँ गलतियाँ मतलब पुलिस इदारे की तरफ से हुई, या जो कोई कुछ भी कहना चाहें वो कह सकते हैं। मैं मरियम नवाज़ साहबा से और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, कमिश्नर मुल्तान से, CPO DPO से सबसे गुजारिश करूँगा कि मेरे बेटे का नाहक कत्ल हुआ है,
तो इनको जल्द जल्द कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। आज 8 दिन हो गया है, पूरी दुनिया में वीडियो घूम गई है उसकी कत्ल की, लेकिन अभी तक मुलज़िम गिरफ्तार नहीं हो सके। तर साहब क्या अंसारी साहब क्या कहेंगे कि अगर काश कि पुलिस उस वक्त इन्वॉल्व हो जाती, उन लोगों को गिरफ़्तार कर लेती या गिरफ़्तार ना भी करती, सिर्फ उनको बिठा लेती, आप लोगों को भी बिठाया जाता, और जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि हमने हलफ दिया, मुख्तलिफ पंचायतों में जाके दिया, लेकिन जब बड़े अफसरान उसमें इन्वॉल्व हो जाते तो क्या लगता है कि उसका वज़न कुछ और होता? बिल्कुल जी, हमें होता, अगर जो इन्वॉल्व हो जाते तो उसका वजन होता, लेकिन हमारी सुनी किसी ने। आज दुख होता है आज बहुत दुख होता है कि काश वो इन्वॉल्व हो जाते तो आज मेरे बेटे की जान न जाती। अच्छा असद साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जब ये एक बदनसीब वाक़या जो इंसिडेंट उस दिन होता है वो शॉपिंग मॉल के बाहर, फिर क्या सारे जो मामलात होते हैं आपके सामने होते हैं कि मतलब 1122 फिर 15 और फिर हॉस्पिटल का, ये तफसील से बताइएगा। ये सर बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि वहाँ पे हर टाइम नाका लगा होता है। हमने 15 कालें की हैं 15 पे, कोई नहीं आया। 16-17 कालें हमने की है 1122 पे, कोई नहीं आया। हम अपनी प्राइवेट गाड़ी में अपने भाई को लेके गए हैं हॉस्पिटल, और वहाँ वो कहने लग पड़े हमें कि जब तक वो पुलिस नहीं आएगी, ये पुलिस केस है, तब तक हम अपने आपके भाई को हाथ नहीं लगाएंगे। वो बेचारा ऐसे ही कत्ल हो गया। फिर वो जो निजी मॉल था उनके ऊपर भी हमें अफसोस है कि उनकी खुद की सिक्योरिटी इतनी इतनी गन्ने लेके खड़ी थी, और जैसे ही मेरे भाई पे फायर हुआ है वो भी भाग गए वहाँ से। अच्छा, वो इंतज़ामिया ने उस वक्त भी आपको नहीं सपोर्ट सर, किया? उन्होंने ना इंतज़ामिया ने हमारे साथ कोई ताउन किया, और ना ही वो निजी जो मॉल था उसकी सिक्योरिटी या जाती वो बड़ी बड़ी गन्ने लेके खड़े थे, वो भी वहाँ से भाग गए। आप देखेंगे वीडियो में जहाँ फायर लग रहा है, एक गार्ड पीछे खड़ा है और वो भाग जाता है। ये कैसी सिक्योरिटी है? जी तो नाज़रीन, यहाँ मैं मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा से ये कहना चाहूँगा कि आप प्लीज़ अपने सिस्टम को देखें कि बार बार कहा जाता है कि जी पुलिस बहुत बेहतर हो गई है, 15 पे फौरी तौर पे रिस्पॉन्ड होता है, 1122 वो जो इदारा है वो मतलब 10 मिनट नहीं लगाता पहुँचता है, लेकिन यहाँ एक इतना बड़ा हीनियस क्राइम हो जाता है, एक नौजवान शख्स की जान चली जाती है, लेकिन जो बेहिसी का आलम है जो इदारों ने किया वो आपके सामने। जी तो नाज़रीन, इस वक्त जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं, थाना गुलगश्त के डीएसपी अरशद चुगताई साहब मेरे साथ मौजूद हैं, तो उन्हीं से जानते हैं कि आखिर ये बदकिस्मत वाक़या कैसे हो गया जिसकी वजह से पूरे मुल्तान की जो फ़िज़ा है वो सोगवार है, और ऊपर से एक जो खौफ व हरास है, तो उसके बारे में वो क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो वाक़या हुआ है ये तकरीबन तमाम सोशल मीडियाज़ पे और उसको दिखाया जा रहा है। इसमें जो मकतूल है ताहिर अंसारी, उसका जो अल्हम्दुलिल्लाह जो मुलज़िम है वो ट्रेस हो चुका है, और हमारी जो बेहतरीन तफ्तीशी टीम है वो उस पर वर्क कर रही है। वो इंशाल्लाह बहुत जल्द हम उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे, और जो भी इसके अंदर इन्वॉल्व हैं वो इंशाल्लाह सामने आ जाएंगे। अच्छा सब क्या कहेंगे कि मतलब जैसे ही सीसीडी का इनकाद हुआ, वो मार्ज़ वजूद में आई है, उसके बाद से देख रहे हैं कि मतलब जो वो दावे किए जा रहे हैं कि क्राइम कंट्रोल बहुत ज़्यादा हो गया, और ऐसा है भी, इसमें कोई शक नहीं है कि वाकई क्राइम कंट्रोल हुआ है, लेकिन मुल्तान की एक इंतहाई मसरूफ़ तरीन शाहरा पर एक ऐसा वाक़या होना कितने सवाल उठा देता है। इस वकूए के पस मंज़र में भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। पहले भी वकूआ हो चुका है, इसी जो ताहिर अंसारी है इसको किसी मुकदमे में इन्वॉल्व किया गया, कत्ल के मुकदमे में, वहाँ से वो बरियत हो गई, लेकिन वो उन जो दूसरी पार्टी थी उन्होंने दिल में रखा। तो वो बहरहाल हम उस पर काम कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला हमारा जो मकसद है उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाना, वो इंशाअल्लाह ताला पहुँचाएँगे। बाकी चीज़ें जो हैं ख़ास तौर पे हमारी तफ्तीशी टीम, बेहतरीन तफ्तीशी टीम है, वो इंशाअल्लाह ताला इसी काम पे ही कर रहे हैं। सर किस तरह मतलब पुलिस को इतला मिलती है, पुलिस किस तरीके से इस केस को टेकअप करती है, किस तरीके से मतलब उस वक्त तो मजरूब होता है वो शख्स, या मतलब जब पुलिस पहुंचती है तो वो मजरूब नहीं, वो तकरीबन मौके पे ही विदिन 2 to 3 मिनटों के अंदर ही वो अल्लाह ताला को प्यारा हो गया। बाकी पुलिस जो है बड़ी बरवक्त पहुंची है, वहाँ पे जो शवाहिद थे वो हमने सारे इकट्ठे किए हैं, और जो भी चीज़ें हमें ज़रूरत होती हैं उस वक्त कत्ल के मामलात में वो हमारे पास हैं और सेव हैं, और उस पर वर्क भी हो रहा है। ऐसी कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जो बंदा ये कहे कि कोई चीज़ रह गई या इतनी मसरूफ़ जगह पे कोई शवाहिद ज़ाया हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो मौके पे फौरी तौर पे हमने कब्ज़े में ले लिए। अच्छा अर्शद साहब, क्या एक मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि जिस किस्म का ये वाक़या हुआ और सोशल मीडिया पे जिस तरह वायरल हुआ, पूरे पाकिस्तान को पता है मुल्तान में कैसा वाक़या हुआ, क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जो मुल्ज़िमान हैं उन्हें कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा, कितनी सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी? ये सज़ा देना तो अदालत का काम है, हमारे काम है शवाहिद इकट्ठे करना।
जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें कोई कमी न रह जाए, वो इंशाल्लाह ताला नहीं होगी। बाकी अदालत उसको देखेगी, जो नहीं, उसको वो जो सज़ा देनी सज़ा और जज़ा का फैसला होता है वो सफ़ाए मिसल पे जो इन्वेस्टिगेशन होती है पुलिस की, इंशाल्लाह मेरा ताला ख्याल है उस पर कमी नहीं रहेगी। जो हमारे पास जो हमारा किरदार है उसमें कोई कमी नहीं रहेगी इंशाल्लाह ताला। सर बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त से रोही टीवी को वक्त दिया। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं कि जो डीएसपी अरशद क़य्यूम साहब हैं काफ़ी पुरुम्मीद और पुरयकीन नज़र आए कि जल्द अज जल्द मुलज़िमान को गिरफ़्तार करके कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाएगा और जो वो सफ़ाए मिसल पर लिखेंगे इंशाअल्लाह उससे सख्त सज़ा दी जाएगी ताकि मुआशरे में एक इबरत का निशान बन सके। इस दुआ के साथ या रब्बुल आलमीन, या रहीम, या करीम, या रहमुर राहिमीन इस अर्ज़ मुक़द्दस को, इस पाक सरज़मीन को अमन का, खुशियों का गहवारा बना दे। अपने मेज़बान सैयद अज़ान शाह को इजाज़त दीजिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।